हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज इस वीडियो में सीखेंगे गद्यांश का कैसे सलूशन लिखा जाए, गद्यांश को कैसे टैकल करेंगे और ये गद्यांश आपके पीसीएस आरओ बीईओ आईएएस और जितने स्टेट पीसीएस होते हैं सब में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। और जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्री में टेलीग्राम क्विज खेलना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर ज्वाइन करेंगे। वहां पर एक और ग्रुप मिलेगा जो क्विज के नाम से है, तो पीसीएस वंडर क्विज, वहां से सीधे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको लिंक भी मिलेगा, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, पेड बैच की जानकारी भी वहीं पर उपलब्ध होगी। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी में और ज्यादा इनहेंस करने के लिए। तो आज बात करेंगे गद्यांश। जो लोग अभी तक गद्यांश के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो गद्यांश में कैसे आपको पूरे में अंक लाने हैं वो तरीका सीखेंगे। तो देखो, ये आपका एक गद्यांश दिया गया है। हूबहू आरो यारो का ये मैंने गद्यांश लिया है। अ, निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यान में पढ़कर उसके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका 21 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश एक बार देखेंगे कि गद्यांश में आखिर बात किस चीज की हो रही है। भय दो प्रकार का है, शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय। शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना, जैसे कि हमारे सामने एक सांप आ जाए या गहरी खाई हो। क्या खतरे से बचाने वाला शारीरिक भय प्रज्ञा नहीं है, ये पूछा गया है। सामने एक खाई है और उसे देखते ही मैं अपनी प्रतिक्रिया करता हूं, मैं उसके पास नहीं जाता। क्या यह भय प्रज्ञा नहीं है जो मुझसे कहती है सचेत रहो, वहां खतरा है? यह प्रज्ञा हमारे अतीत के अनुभवों का परिणाम है। अनेकों ने ये अनेकों ने या मेरी माँ अथवा मित्र ने गिर गिर कर हमें सचेत किया कि सचेत रहो, वहां खाई है। अतः इस अतः उस शारीरिक भय में हमारी स्मृति प्रज्ञा एक साथ कार्य कर रही है। यह भय एक और भी है, वह है मनोवैज्ञानिक भय, जो उस शारीरिक भय को लेकर है जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ है। आज वह पीड़ा नहीं है, फिर भी हम उससे भयभीत हैं कि कहीं वो गिर न जाए, कहीं वो फिर से न हो जाए। अब क्या हम उस मनोवैज्ञानिक भय को समझ सकते हैं ताकि वह पुनः पुनः उत्पन्न न हो? मुझे पिछले सप्ताह या एक वर्ष पूर्व पीड़ा हुई जैसे जैसी कितनों को ही होती है। दुख भयंकर था, मैं नहीं चाहता हूं कि वह फिर आए और डरता हूं कि कहीं वह पुनः न आ जाए। ऐसा क्यों होता है? कृपया बड़ी सावधानी से सुने। हमारे मन में उस दुख की स्मृति है और विचार कहता है सावधान रहो, उसको फिर मत आने दो। गत पीड़ा के संबंध में सोचने से उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार विचार स्वयं पीड़ा लाता है और यह है मनोवैज्ञानिक भय, पिछली बीमारी के दुख की पुनरावृत्ति का भय। तो यहाँ पर देखो, पूरे इस गद्यांश में भय से रिलेटेड बात की गई है। तो देखो, आरओ में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका है गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो शीर्षक देखो, छोटी सी बात बताने के लिए आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं। तो समझ बूझ के साथ आपको शीर्षक चुनना है कि शीर्षक क्या हो सकता है। आपने अभी पूरा पैराग्राफ मेरे साथ रीड किया, पढ़ा, देखा, तो इस चीज में एक चीज कॉमन समझ में आती है कि यहाँ पर भय से रिलेटेड बात हो रही है। तो भय से रिलेटेड बात हो रही है, तो भय 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक, ये भी आपने देखा। तो यहाँ पर जो गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा वो हो जाएगा आपका भय। सिर्फ भय लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है आपको। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो गया भय। ठीक, इतनी बात पूछी गई थी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और 3 अंक मिल गए हैं। 2 अक्षर लिखने हैं, 3 अंक मिल गए। ये तरीका आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन, अब बढ़ेंगे आगे। 6 नंबर का है, गद्यावतरण का सारांश लिखना है। तो सारांश क्या होता है ये चीज समझिए पहले। जैसे हमारा गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आपका 1 पेज का, 2 पेज का, 20 पेज का, 100 पेज का भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं गद्यांश आता है, 1-2 पेज में ही सीमित रहता है। तो गद्यांश का जो सारांश होता है, सारांश और छोटा लिखना है उसको,
मतलब संक्षेप में चीज लिखनी है उस चीज का। तो सारांश का मतलब होता है किसी भी चीज को संक्षेपण करना, उसको और शॉर्टकट में लिखना, और ऐसा लिखना कि सारी बातें उसमें समाहित भी हो जाएं। तो अब देखते हैं इसका सारांश क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका भय है, भय से रिलेटेड आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों भय दिए गए हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आप एक चीज ये लिख सकते हो कि कवि कहना चाहता है कि, इसके आगे लिख सकते हो। तो ये कॉमन है, तकिया कलाम भी समझ सकते हो इसको। तो इसके आगे आपको लिखना क्या है इसमें, इस चीजों में देखो भय उत्पन्न कैसे होता है। तो ये देखो जैसे हमारे पास कोई भी खाई जैसे इसमें दिया गया है या सर्प से रिलेटेड दिया गया है, सांप आ जाए एकदम से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक असुरक्षा। तो जैसे ही असुरक्षा की भावना आती है और भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा एक लिखेंगे, असुरक्षा की भावना को ही भय कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिखना है कि भय दो टाइप के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर आगे शारीरिक पे बात करेंगे कि कोई ऐसी दशा जिसमें शारीरिक क्षति संभव हो, शारीरिक भय का कारण होती है। सिंपल सा आपको लिखना है एकदम सोच करके कि जो चीज दी गई है सिर्फ उसका मूल तत्व आपको निकाल के लिख देना है, इतनी सी बात समझना है इसमें। जब शारीरिक क्षति संभव होती है तो उसका कारण बनता है शारीरिक भय, और शारीरिक खतरे के प्रति सचेत रहने की प्रवृत्ति जो होती है उसको भय के कारण की संज्ञा बनती है। और ये प्रज्ञा जो हो जाती है, प्रज्ञा अतीत का अनुभव पर आधारित होती है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया गया है आपका, हमारी स्मृति और प्रज्ञा एक साथ कार्य करती है, और ये भय का सहायक तत्व होता है। इतना हो गया आपका शारीरिक भय का सारांश, सिंपल सा। फिर आगे लिखेंगे मनोवैज्ञानिक का आधार। मनोवैज्ञानिक का भय किस पर आधारित है, ये इसमें देखो सारी चीजें दी गई हैं, ये अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। तो जैसे अतीत का मतलब क्या है, पुराना जो बीत चुका हो उसका भय। तो यहाँ पर लिखेंगे मनोवैज्ञानिक भय का कारण या आधार अतीत की शारीरिक पीड़ा है। उसके बाद लिख सकते हो कि जो विद्यमान न होते हुए भी, जैसे देखो अतीत में क्या चीजें होती हैं जो विद्यमान नहीं है लेकिन फिर भी भविष्य के प्रति उसमें भय उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर आपको मनोवैज्ञानिक भय समझ सकते हैं, या फिर उसका आधार मान सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक भय का आधार क्या होता है। और ये आपका देखो निजी भी हो सकता है, निजी उत्पन्न हो सकता है। तो उसी हिसाब से निजी अनुभवों के आधार पर लेखक ये कहना चाहता है कि निजी अनुभवों के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो भय होता है वो उस पर आधारित होता है या उसको परिभाषित करता है। और ये होता किस तरीके से है, विचार और स्मृतियों के कारण उत्पन्न होता है। ये आपका देखो दिया गया है या उसकी पुनरावृत्ति है। और जो ये विचार और स्मृतियां होती हैं ये मनोवैज्ञानिक भय के उत्पादक होते हैं या वहां से ये जनरेट होती है। तो ये आपका सिंपल सा इसका सारांश हो गया। अब मुद्दे की बात आती है, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या। इसकी आपको शॉर्टकट व्याख्या लिखनी है। अगर ऐसे व्याख्या लिखोगे तो एक रेखांकित अंश से 10-10 पेज भी व्याख्या लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम आधा पेज लिखना है। तो ये आपके इस टाइप के जितने भी सारांश रहेंगे रेखांकित अंश, देखो रेखांकित अंश 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन आरओ आरओ में आपके 12 अंक इससे निर्धारित है, इससे ज्यादा अंक नहीं दिए जाएंगे। तो टोटल ये जो गद्यांश है 21 नंबर का कंपोजिशन करके बनाया गया है। 21 नंबर मिलेंगे, 3 शीर्षक के, और फिर संक्षेप में सारांश के 6 नंबर, और रेखांकित अंश के 12 नंबर। तो इस तरीके से 21 नंबर हो गए। अब रेखांकित अंश को कैसे टैकल करेंगे ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है शारीरिक भय और मानसिक भय, और ये आपका पहला रेखांकित अंश है। ये शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना। अब इसको लिखना कैसे ये चीज समझिएगा। जैसे अपने कॉपी पे लिखेंगे शारीरिक भय
यहाँ से दो शब्द उठा लिए और फिर डैश डैश करके, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, शारीरिक भय लिख लिया और उसके बाद डैश डैश करके अंतिम के दो शब्द उठा लेंगे, जैसे उपस्थित होना, उपस्थित होना, ये एक ही लाइन में लिखना है दोनों। और फिर उसके बाद में नीचे लिखना है व्याख्या, इस चीज की व्याख्या। तो व्याख्या क्या हो सकती है, ये चीज देखो इसमें, यहाँ पे आप इन चीजों से अंश से आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा करके व्याख्या लिखनी है, क्योंकि ये तो लिमिटेड शब्द होते हैं, तो इसमें से उस मूल तत्व को उपस्थित जो हो रहा है गद्यांश में, उसका यहाँ पे भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे अस्तित्व के खतरे के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो भय कहलाता है। ठीक, उसके बाद लिख सकते हो ये शरीर का आंशिक या फिर पूर्ण दोनों तरीके से असुरक्षित प्रतीत होता है और जो भय के भाव के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक भय। तो मूल यहाँ पे पूछा गया है इस पूरे रेखांकित अंश में कि जो शारीरिक भय होता है वो उसकी डिफिनीशन क्या है, ये लिख सकते हो इसमें, और यही लिखा गया है आपके इसमें। उसके बाद में आगे इसमें देखते हैं, जब हमारे मन में ऐसे स्वस्थ विचार आते हैं तो अस्तित्व खतरे में उसके प्रति विचलन होता है, यानी संतुलन का विचलन हो जाता है और संभावना हो जाती है कि ऐसा भाव हमें ये मनोवैज्ञानिक भय का कारण बनता है। तो यहाँ पर शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय की दो दो लाइन की सिर्फ परिभाषा लिख देनी है पहले रेखांकित अंश में, ये आपको लिखना है। दूसरा आप देखेंगे इसमें, क्या ये भय प्रज्ञा नहीं है जो मुझसे कहती है और फिर सचेत रहो वहां खतरा है, और वो प्रज्ञा हमारे अतीत के अनुभवों का परिणाम है। तो ये आपका दूसरा रेखांकित अंश है। तो यहाँ से उठाएंगे क्या ये प्रज्ञा, और फिर डैश डैश करते हुए सेम लाइन में, और यहाँ पर फिर लिखेंगे, देखो अगर आपको दो वर्ड उठाने हैं, दो शब्द, तो लास्ट में भी दो लिखेंगे। अगर यहाँ से तीन उठा रहे हैं छोटे छोटे शब्द, तो लास्ट में भी तीन लेंगे, तो यहाँ पे का परिणाम है इतना लिया जाएगा। और फिर नीचे लिखेंगे व्याख्या, व्याख्या आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, और जो ये चीजें हैं सारी चीजें जो व्याख्या के अंदर लिखा जाएगा वो ब्लू पेन से, तो पेन का भी वहां पे बदलाव करेंगे। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रज्ञा नहीं है मुझसे कहती सचेत रहो वहां खतरा है, ये आपका भय के कारण हो रहा है। तो ये होता कैसे है, जैसे कोई भी आदमी है वो निरीक्षण या अभ्यास करता है, तो उसके बाद उसके अंदर बुद्धि आती है और फिर वो उससे व्यक्ति जागरूक हो जाता है, वास्तविक रूप में सहज ही समझ लेता है। ये लिख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, प्रज्ञा। ये प्रज्ञा की परिभाषा हो गई। निरीक्षण अभ्यास आदि के द्वारा प्राप्त बुद्धि जिसमें व्यक्ति किसी विषय या वस्तु के वास्तविक रूप को सहज ही समझ लेता है, उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा। प्रज्ञा वो कहलाती है। और फिर अतीत में घटित घटनाएं पीड़ादायी घटनाएं के समान परिस्थिति बनते ही ये प्रज्ञा संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। जैसे पुराने में कोई ऐसी घटना हो गई हो, आप देखते होंगे अपने समाज में कहीं पर कोई पूर्व या अतीत में कोई घटना घटित हुई है, तो लोगों को वहां पर भय बना रहता है कि वहां पर मत जाइए, वहां पर बहुत बड़ा नाग रहता है या वहां पर एक भूत रहता है। इस टाइप की घटनाएं जो अतीत में घटित होती है, तो उसके प्रति प्रज्ञा होती है जिसे हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। उसके बाद में यहाँ पर और जो अतीत होता है, जैसे पुरानी घटना, वो दुख का कारण बन जाता है, और किसके आधार पर, प्रज्ञा के आधार पे। ये लिख सकते हो, अतीत के दुखद अनुभव का ही प्रज्ञा के आधार पर कारण बनता है, और ये भय जो होता है इसी भांति कार्य करता है, और इसे प्रज्ञा की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपका दूसरा वाला रेखांकित अंश यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा, मनोवैज्ञानिक भय, और जो उस बीमारी शारीरिक भय को लेकर है जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारियों के कारण उत्पन्न हुआ था, आज वो पीड़ा नहीं है कि फिर भी हम उससे भयभीत हैं।
तो ये आपका तीसरा आपका रेखांकित अंश हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मनोवैज्ञानिक और भय, फिर डैश लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे, दो शब्द ले रहे हैं तो दो लास्ट के लेंगे, भयभीत है, बस। तो ये है अतीत में घटित कष्टकारी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये चीज इसमें पुनरावृत्ति की कल्पना, जिसमें मन को असंतुलन बना रहता है, उसकी क्षमता निहित होती है, मनोवैज्ञानिक भय ये कहलाती है। मनोवैज्ञानिक भय भविष्य के प्रति जो दृष्टि चिंताओं का उत्पादन करता है, जिसके कारण हमारे अंदर सकारात्मक पक्ष और उसके प्रति सदैव खतरा बना रहता है, ये चीज इसमें बताई गई। तो इतना इसमें लिखा जा सकता है। लास्ट वाला आपका रेखांकित अंश देखेंगे, सोचने से उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये पूरा होना चाहिए था, उत्पन्न होता है इस प्रकार, ये यहाँ पे गैपिंग छूटा है, ये पूरा मिला करके यहाँ तक है। तो यहाँ पे सोचने से और डैश डैश मनोवैज्ञानिक भय ये लिखेंगे, और फिर नीचे व्याख्या लिख करके देखो, यहाँ पर आपके सोचने की क्षमता से बात हुई है, तो लिखेंगे विचार ही जीवन के चालक होते हैं, जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन होगा। यदि विगत जीवन के कष्टकारी घटनाओं को ही स्मृति पटल पर रखेंगे तो आगामी जीवन का कष्टकारी होना स्वाभाविक है। इसमें सिंपल ये बताया गया है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे अंदर भावनाएं जागृत होंगी। जैसे अगर हम गलत चीज सोच लेते हैं, नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे हमें भय लगने लगेगा। तो इस प्रकार ऐसे जिसमें कष्टकारी स्मृतियां शामिल हो या कष्ट की आशंका नहीं हो, भय उत्पादक होते हैं और इसे ही मनोवैज्ञानिक भय कहा जाता है। ठीक, तो घुमा फिरा के इस पूरे गद्यांश में भय से रिलेटेड बात हुई है। दो भय हैं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश को लिखते कैसे हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस समय पेड बैच 3 टाइप के हो चल रहे हैं। आरओ के 2 पेड बैच हैं, प्रीलिम और मेंस। ये आपको 400 के आसपास मिल जाएंगे दोनों। और उसके बाद में एक निबंध का स्पेशल बैच चल रहा है पीसीएस और आरओ के। जो लोग निबंध में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपका है प्रतिज्ञा निबंध बैच करके। ये आपका 199 फीस है। इसमें आपको 100 निबंध कराए जाएंगे और उसकी सटीक विश्लेषण सहित ये होगा। तो हफ्ते में इसमें 6 ऐसे आपको लिखने होंगे और उसकी फिर आपकी कॉपी चेक कराई जाएगी और आपको उससे संबंधित सुझाव दिए जाएंगे कि आपको कैसे लिखना है, इसमें क्या शामिल करना है। तो जो लोग सिर्फ निबंध में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैच काफ़ी अच्छा बैच रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है या आपका कोई प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका आपको उत्तर भी दिया जाता है टाइम टू टाइम। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को आप फैला दीजिएगा अपने पूरी दुनिया में, संसार में, ताकि जो लोग बिल्कुल भी फाइनेंशियली वीक हैं उनको भी ये लाभ पहुंच सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।